आज जब इस विषय पे मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं तो मेरे मन में संवेदना भी है और वेदना भी है। संवेदना उन छात्रों के प्रति और वेदना उस पे हो रही दुखद राजनीति के प्रति। माननीय सभापति महोदय, जैसे अभी झा साहब ने बोला था कि उनका स्टेक है, तो इस सदन में मैं एक नेता के रूप में नहीं, एक सांसद के रूप में नहीं, मैं इंजीनियरिंग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करके बने हुए एक छात्र के रूप में और बाद में इंजीनियरिंग के शिक्षक के रूप में मैंने छात्र और शिक्षक दोनों रूपों में बच्चों के उस भाव को अनुभव किया है कि अगर उनको लगता है कि उनकी परीक्षा में कुछ गड़बड़ हो गई तो उनके मन का क्या भाव होता है, यह मैंने अनुभव किया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिस जमाने में हमने एग्जाम दिए थे, एंट्रेंस एग्जाम आईटीज के, जिस जमाने में राजीव गांधी जी थे, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ साथ इंग्लिश का एग्जाम होता था। और जब तक इंग्लिश क्वालिफाई ना करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की कॉपी नहीं जचती थी। तमाम बच्चे इसलिए नहीं आ पाते थे और अगर वो सिलेक्ट हो जाए तो वो छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि वो घबरा जाते थे। हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत लोग थे, मगर आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 13 भाषाओं में एग्जाम होता है और 13 भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। और आज जो युवा पीढ़ी है, तरुणाई है, वो आज नई ऊंचाइयों पर जा रही है। अभी प्रधानमंत्री जी ने बताया, फिजिक्स ओलंपियाड में हमने ज्वाइंट रूप में सही 5 गोल्ड मेडल पाकर टॉप किया। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन हमारे बच्चों ने किया। आप अगर देखें तो अभी स्काई रूट कंपनी ने भारत का फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट विक्रम 1 लॉन्च किया और जिसकी एवरेज एज 28 साल है। और यह भी याद करिए, इस समय हमारे बच्चों के, युवाओं के प्रतीक कौन? गुकेश डोमराजू, जो 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बना। वो देवव्रत महेश रेखे, जिसने 19 साल की उम्र में दंडक्रम पारायण शुक्ल यजुर्वेद का करके दिखा दिया। यह है हमारी एक्चुअल जेन जी की प्रतिभा और इस प्रतिभा को निखारने और संवारने के लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और वो कितनी संवेदनशील है, उसका प्रमाण उपसभापति महोदय यह है कि हमारे इसी सदन के नेता माननीय नड्डा जी और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी दोनों गए और उन्होंने सोनम वांगचुक जी का अनशन समाप्त करने में सफलता हासिल की। पर संवेदनशीलता के अलंबरदारों से मैं पूछना चाहता हूं, स्वतंत्र भारत का पहला आमरण अनशन हुआ था 19 अक्टूबर 1952 को पोट्टाभी श्रीरामुलु ने। किस लिए? कि तेलंगाना, आंध्र को अलग किया जाए। मगर सभापति महोदय, 15 दिसंबर 1952 तक और उनकी मृत्यु हो गई उस आमरण अनशन में, मगर सरकार के कान पर जूं नहीं रोकी थी। यह दिखाता है कि कितनी संवेदनशीलता थी और कितना। फिर हमारी सरकार ने जो भी कार्य किए, 2 चक्र की वार्ता की माननीय नड्डा जी ने और माननीय जितेंद्र सिंह जी ने। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी ने किया। कैबिनेट में कठोर प्रावधानों वाला बिल पास किया। मध्य रात्रि में छात्रों के लिए संदेश किया और छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कई उल्लेखनीय सकारात्मक कदम उठाए थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने श्री नंदन नीलकर्णी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई। मगर सभापति जी, मैं समझ नहीं पाता हूं, हाई पावर टास्क फोर्स के सदस्यों का, विद्वान सदस्यों का उल्लेख करते हुए ये गोमूत्र कहां से बीच में आ जाता है? यानी समझ में नहीं आता है, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं उस टॉपिक से। तो मैं बताना चाहता हूं, जिनको गोमूत्र की भी समस्या है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है एंड द पेटेंट नंबर इज 6410059। और गोमूत्र का बायो एनहांसर के रूप में यूएस में साइंटिफिक पेटेंट है 6896907। मगर सर क्या करें, दिमाग में मैकाले मार्क्स का गोबर भरा हुआ है, तो उन्हें कहां से समझ में आएगा? सर, अगर यह आत्मविश्वास होता, जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस बनाया, ये 50 साल पहले बन गया होता, तो सभापति महोदय हमें हल्दी, नीम और तुलसी के पेटेंट के लिए लड़ाई नहीं करनी होती। हम आज लीडर बन के खड़े होते हैं। मगर क्या बताएं, ये विज्ञान में पश्चिम के अंधभक्त हैं और उस अंधभक्ति की कीमत इस देश ने चुकाई, मगर प्रधानमंत्री जी ने आकर उसको एक नई राह दिखाई है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, हम इस विषय को लेकर किसी भी प्रकार का मजाक नहीं करते। हम पूरी तरीके से संवेदनशील होकर कार्य कर रहे हैं और इस गंभीरता के लिए जो ये बिल आया है, हमारे 3 मूल मंत्र हैं। छात्रों के प्रति संवेदनशीलता, शिक्षा व्यवस्था के लिए व्यवस्था की सुदृढ़ता और पेपर लीक जैसे अपराध के लिए कानूनी कठोरता। Which I can say in English, we are having a sensitive approach, secure process and a stringent law. So triple S is our main motto, how to ensure these things. और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस विषय पे 2 पक्ष हैं, एक लीगल
यानी वैधानिक पक्ष, और दूसरा है राजनीतिक पॉलिटिकल पक्ष। हम दोनों, पहले मैं लीगल पक्ष के ऊपर बात करूंगा, फिर पॉलिटिकल पक्ष के ऊपर। मगर हमारी सरकार ने यह प्रतिबद्धता दिखाई है कि जब छात्रों के भविष्य की बात आए तो ऐसा कठोर कानून बनाया है कि पेपर लीक करने वाले माफियाओं का मनोबल गिरना नहीं चाहिए, मनोबल जमींदोज हो जाना चाहिए। और इसके लिए 2024 के एक्ट के सेक्शन 11 के सबसेक्शन 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई संगठित पेपर लीक करता है तो 1 करोड़ रुपए से उसको आर्थिक दंड को 10 करोड़ रुपए किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी आर्थिक ढांचा जमींदोज हो जाना चाहिए। सबसेक्शन 1 में 5 वर्ष के कारावास को 7 वर्ष किया गया है और 7 वर्ष के कारावास को 10 वर्ष किया गया है। 2024 के एक्ट के सेक्शन 10 में संशोधन किया गया है कि यदि कोई व्यक्तिगत रूप से इसका दोषी पाया जाता है तो 50 लाख रुपए का होगा फाइन। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर भी कड़ा शिकंजा करने की व्यवस्था की गई है। तो यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर या मैनेजर होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए का फाइन और सजा जो है वो 10 वर्ष तक की हो सकती है। परंतु मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कानून कितना भी कठोर हो वो तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक जांच द्रुत गति से ना हो। तो इसमें यह प्रावधान किया गया है 2024 के एक्ट के सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 और बी, ए एंड बी, 2 नए संशोधन किए गए हैं जिससे जांच एजेंसी को 2 महीने के अंदर ही अपनी जांच पूरी करनी है। और पहले प्रावधान यह था कि केवल सेंट्रल एजेंसीज करेंगी, अब स्टेट्स को इंपावर किया है कि वो चाहे तो स्पेशल टास्क फोर्स अपनी बना सकते हैं और उसे भी 2 महीने के अंदर जांच देनी होगी। यानी स्टेट्स को भी पावर दिया है और उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स की व्यवस्था भी की है। परंतु सभापति महोदय, जांच कितनी भी द्रुत गति से हो, जब तक न्याय द्रुत गति से ना हो तो भी समस्या होती है। तो इसमें यह व्यवस्था की गई है, सेक्शन 12 में यह प्रावधान किया गया है कि स्पेशल ट्रैक कोर्ट बनेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे जो डे टू डे बेसिस के ऊपर हियरिंग करेंगे और इसके लिए कोई भी राज्य या केंद्र शासित राज्य या प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा के ऊपर डिजिग्नेटेड कोर्ट का गठन कर सकेगा। परंतु सभापति महोदय, कई बार न्याय में बीच में लोग लूपहोल निकाल लेते हैं, तो यह भी व्यवस्था की गई है यदि कोई कानूनी दांवपेच निकालकर बचना चाहे तो कोई स्पेशल टास्क फोर्स के आदेश या निर्णय को चैलेंज करना चाहे तो उसे हाई कोर्ट में 2 जजेस बेंच में ही जाना पड़ेगा और उस अपील का डिस्पोजल 3 महीने के अंदर करना पड़ेगा। यानी हर प्रकार की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। तो यदि मैं एक लाइन में कहूं तो इस विधेयक में पेपर लीक पर कठोर दंड, समयबद्ध जांच और त्वरित न्याय, तीनों का ही समस्त प्रावधान किया है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, विगत 12 वर्षों में हमारी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या क्या किया है वो बहुत सारा विस्तार लोग बता चुके हैं। IITs 15 से 23 हुई, IIMs 15 से 21 हुई, एम्स 7 से 20 हुए, मेडिकल कॉलेज 387 to 808 हुए, टोटल यूनिवर्सिटी 760 से 1338 हुई, अंडर ग्रेजुएट MBBS सीट 151% बढ़ी, PG सीट 140% बढ़ी और 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है ताकि आने वाले वर्षों में 10,000 नई मेडिकल सीट्स का गठन हो सके। सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का निवेश 2023 में अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन के लिए किया है और यह भी व्यवस्था की है कि 6,000 हमारे जो कॉलेज है 6,300 संस्थाओं में 1 नेशन 1 पोर्टल, ताकि इंटरनेशनल जो हमारे जर्नल्स होते हैं वो फ्री में अवेलेबल हो। 13,000 टॉप जर्नल्स आप कोई भी बच्चा जाके वहां से डाउनलोड कर सकता है। और इतना ही नहीं है सभापति महोदय, विगत 12 वर्षों में QS वर्ल्ड रैंकिंग में, जहां 2014 से पहले हमारे संस्थानों की संख्या सिंगल डिजिट में थी, आज 54 इंस्टीट्यूट हमारे ऐसे हैं जो QS वर्ल्ड रैंकिंग के ऊपर जिनकी रैंकिंग होती है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं आज भारत की शिक्षा व्यवस्था के प्रति क्या आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। 58,000 से अधिक विदेशी छात्र आके पढ़ रहे हैं। आज स्थिति यह है कि पहली बार हमारे संस्थान IIT मद्रास का जंजीबार में कैंपस बना है, IIT दिल्ली का अबू धाबी में बना है, IIM अहमदाबाद का दुबई में बना है और अभी प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया गए थे तो पहली बार IIM बेंगलोर के कैंपस के लिए इंडोनेशिया की सरकार ने रिक्वेस्ट किया है और उसकी अनुमति प्रदान की गई है। यह दर्शाता है कि शिक्षा व्यवस्था के लिए काम किया। और एक और मैं कहना चाहूंगा, हमारे विपक्ष में कई विद्वान लोग बैठे हैं, अब भारत का जो फॉरेन रेमिटेंस है $135 बिलियन आता है और उसमें से पहली बार ऐसा है विगत 2 वर्षों में जब वो डेवलप्ड इकोनॉमीज में से आता है। यानी हमारा जो टैलेंटेड यूथ है जो जाके, जिसको आप हाई लेवल स्किल वाले जॉब्स कहते हैं, उनमें से करके वो ला रहा है। तो यह दिखाई पड़ता है कि हम कितने सही ढंग से काम कर रहे हैं। माननीय खड़गे जी ने बोला था कि साहब हमने उनसे सीखा और हम ही जो है वो उनसे सीखने के बाद ये नीट का और NTA का विषय लाए। तो मैं कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी ने बोला था कि 1992 में अवधारणा दी थी
और उसके बाद 2014 तक राह देखते ही रहे। इसे कहते हैं आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं वो वास्तविकता में मोदी जी की प्रतिबद्धता से वह विषय सफल हुआ। और मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, बहुत सारे डिटेल्स माननीय मंत्री जी ने बताए किसके कालखंड में क्या क्या पेपर लीक हुए, पर एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये तो अपने नेताओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस के शासन काल में एक यात्रा निकली थी, पद यात्रा, अजमेर से जयपुर तक। सचिन पायलट जी ने यात्रा निकाली और कहा पेपर लीक कितने हो रहे हैं कि मैं छात्रों के हित में पदयात्रा निकाल रहा हूं। मगर अफसोस कि उन्होंने उसके ऊपर कहीं कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने, और सुनिए, इनके मुख्यमंत्री ने बोला, बात रिकॉर्ड पे जा रही है, इनके मुख्यमंत्री ने बोला मैं तो जादूगर हूं, सब ठीक कर दूंगा। और उस समय सचिन पायलट जी का मीडिया में बयान है जिसमें उन्होंने कहा पेपर लॉक में था, लीक हो गया। ये कैसी जादूगरी है? अब मैं बताना चाहता हूं, आज मैं पूछना चाहता हूं, विपक्ष की सरकारों में जहां पेपर लीक हुए हैं, क्या वही मानदंड होगा जो हमारी सरकार के लिए है? पंजाब हो, झारखंड हो या कर्नाटक हो, क्या एक मंत्री के लिए एक रूल रहेगा या हर मंत्री के लिए अलग अलग रूल रहेगा? अब बॉल इनके कोर्ट में है और इन्हें तय करना है। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे सदन के एक सम्मानित सदस्य जो अभी अभी आए हैं, श्री कपिल सिब्बल जी, जो बहुत प्रख्यात वकील हैं और ज्यादातर विवादास्पद विषयों के प्रख्यात वकील रहे हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए यह वकालत करने चले गए कि साहब हम बच्चों को लीगल एड देंगे। इनके शिक्षा मंत्री रहते हुए 2009 से 12 में सिर्फ, सर 2010 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2011 में हरियाणा बोर्ड और 2012 में एम्स। सर आप समझिए, मैं कहना चाहूंगा, यानी जिस पर होना चाहिए था इल्जाम, वो लेके आ गया वकालत का पैगाम। अब पता नहीं है छात्रों का करेंगे काम या करेंगे छात्र हितों का काम तमाम। मुझे लगता है कि आज सारे के सारे, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हमारे बहुत से लोगों ने यह कहा कि नीट को समाप्त कर देना चाहिए। मैं सभापति महोदय बताना चाहता हूं, जब नीट नहीं थी 2016 में, तो क्या होता था? प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें नीलाम हुआ करती थी, लाखों लाख रुपए में। वो गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे को तो कभी उसके लिए स्वप्न से बाहर था कि 25 लाख 50 लाख रुपए देकर एडमिशन पाएगा, पीजी में कहीं 1-1 करोड़ रुपए देकर एडमिशन पाएगा। मगर आज प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है इस साल के नीट में, कैसे कैसे बच्चों को अवसर मिला। कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। राजस्थान के बाड़मेर में एक दिहाड़ी मजदूर लखा की बेटी को और बूंदी में राजस्थान की सूरज सैनी को मौका मिला है। भागलपुर का सूरज कुमार या रायसेन के मध्य प्रदेश का आदर्श लोधी या लखनऊ की वो नीलू जिसकी मां घरों में काम करती थी, गोरखपुर का वो विशाल तिवारी जिसके पिता ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, मुजफ्फरनगर का वो मोहम्मद सुहेल जिसके पिता ई रिक्शा चलाते थे। सभापति जी, इन बच्चों के अरमान पूरे होने का यदि श्रेय किसी व्यक्ति को जाता है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। इन बच्चों के अरमान पूरे हुए, मगर जो कैपिटेशन फीस लेके सैकड़ों करोड़ प्रति वर्ष कमाते थे, उनके अरमानों पे बिजली गिरी है। और उस बिजली गिरने के कारण एक कहावत होती है कि तन बदन में आग लगना, मगर सभापति जी इनके तन बदन और धन तीनों में आग लगी हुई है। और मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार की आग ये लगाने का प्रयास करते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं सर, इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता 2024 में क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के इंट्रेंस टेस्ट में, कि जो क्वेश्चन बनते हैं वो अमुक जाति के लोग बनाते हैं, इसलिए अमुक जाति के लोग उसमें ज्यादा सेलेक्ट होते हैं, और दूसरी जाति के बने तो कौन से। मैं समझ नहीं पाता हूं कि मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अगर कोई फार्मूला होगा उसमें जात कहां से आ गई। सभापति जी 9th क्लास में मैंने पढ़ा था, अगर सेंट्रीग्रेड को फॉरेन हाइट में चेंज करना है तो C/5 = M-32/9 होता है। अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो सवाल और जांचने वाले में जात कहां से आ गई। मैं जेनजी से कहना चाहता हूं, समझिए इनके खतरनाक इरादे। ये उस समय भी आपको गुमराह करने में लगे हुए थे, और आज आदरणीय खड़गे जी ने कहा कि SC ST OBC के रिजर्वेशन के बारे में। सभापति महोदय, शिक्षण संस्थाओं में SC ST OBC का रिजर्वेशन, बिजला जी ने बोला था सर, जैसे ही दूसरा वाला वोट बैंक दिख जाता है, AMU SC ST OBC रिजर्वेशन साफ, जामिया मिलिया इस्लामिया SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ, कश्मीर में SC ST रिजर्वेशन देने की जरूरत ही नहीं है। हजारों संस्थाओं को माइनॉरिटी घोषित करके SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ। और याद करिए सर, कश्मीर में यह प्रावधान था कि वाल्मीकि समाज की एक बच्ची जब वो PhD करके गई कि यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनना है, तो उससे कहा गया तुम्हारे डोमिसाइल के हिसाब से तो सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकते हो। और ये लोग आके आज मनुस्मृति की बात करते हैं। मुझे लगता है कि आज वो धारा 370 हटने के बाद उन्हें वास्तविक अधिकार मिला है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, इतना ही नहीं सर, रिजर्वेशन में इन्होंने ऐसी घुसपैठ की है,
माइनॉरिटीज की, कि अभी एक केस जो था हाईकोर्ट ने क्वैश किया है पश्चिम बंगाल सरकार का। सर इन्होंने ओबीसी के आरक्षण में ऐसा किया, आगे का दरवाजा खोला, पीछे का दरवाजा खोला और रोशनदान भी खोल दिया कि किस प्रकार से अपने वोट बैंक के सारे लोगों को माइनॉरिटी में लाया जा सके। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं सर, खड़गे जी ने जो कुछ भी बोला, अब उस विषय के ऊपर मैं बोल चुका हूं, इसलिए मैं दोबारा नहीं बोलना चाहता, मगर फिर मैं बताना चाहता हूं, आज समाज में जो लड़ाई लगाने की बात की जाती है, आई जस्ट रिपीटिंग क्विकली कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब हु और शूद्राज में चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा है, देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्राज। सेकंड, उन्होंने द अनटचेबिलिटी में लिखा है, पेज नंबर 155 पे आप कहेंगे तो मैं अभी आपको ऑथेंटिकेट कर सके दे सकता हूं, जिसमें उन्होंने लिखा देयर वाज नो अनटचेबिलिटी, मनुदेरा स्टार्टेड ऑन 4th सेंचुरी, सब्सिक्वेंट बिकम ऑन 8th सेंचुरी। अब 8th सेंचुरी से इस देश में क्या हुआ था ये भी याद रखने की जरूरत है। पर मैं ये कहना चाहता हूं सर एक और बात, कि आज जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए कि नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, सर उन्होंने कभी जिंदगी में कंपटीशन देखा है? कभी नहीं देखा सर। ये वो नेता हैं जिन्होंने एजुकेशन में कंपटीशन नहीं देखा, नौकरी में कंपटीशन नहीं देखा, पॉलिटिक्स में कंपटीशन नहीं देखा, और अपनी पार्टी में तो ऐसी रेस दौड़ते थे जिसमें एक ही आदमी दौड़ रहा होता था। तो आप सोचिए कि जिन्होंने कभी रियल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, मतलब फेस ही नहीं किया। दूसरी तरफ हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी जमीन से एक एक परीक्षा को पूरे करते हुए किस प्रकार से उभर कर सामने आए, तो साफ समझा जा सकता है। मैं सर कोट करना चाहता हूं, सर दुनिया की सबसे बड़ी, सर आपने अपने टर्न में बोलिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया के चीफ सर जेनसेन हुआंग ने 23 सितंबर 2024 को कहा है, एनवीडिया के सीईओ ने, उसने कहा व्हेनेवर आई मीट पीएम मोदी आई फाइंड एन इनक्रेडिबल स्टूडेंट इन हिम। तो एक तरफ है हमारे नेता जो मोटिवेटेड, डेडिकेटेड एंड इनक्रेडिबल स्टूडेंट है, दूसरी तरफ एक वो है जो फ्रस्ट्रेटेड, रिजेक्टेड और हर लोकसभा सत्र के बाद इंटरनेशनली इनविजिबल नेता है। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक चीज जो हमारे लिए चिंता का विषय है सर, देखिए जिस प्रकार की भाषाएं आई वहां पर बच्चों के उसमें वो बहुत अशोभनीय और चिंताजनक था, जिस ढंग की भाषा का प्रयोग किया गया। मगर बच्चों की क्या गलती है सर, जो बड़ों से सीखते हैं। यदि यहां पे गालियां दी जाती हैं, अभी जो सदन में सदस्य खड़े हुए उन्होंने भी गाली वाली दी थी, अलग बात है। प्रधानमंत्री जी को बिहार में मां की गाली दी जाती है, आखिर में बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। तो मुझे लगता है ये अभी ध्यान रखना चाहिए। मगर मैं दलगत भावना से अलग होकर कहता हूं, आज जो कुछ आपने सुना, हम इस तरफ पक्ष के हो या उस पक्ष के हो, क्या हमें नहीं लगता कि इस विषय को लेकर हमें चिंता होनी चाहिए? इस पे पूरे सदन को चिंता होनी चाहिए और इसका मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। इसलिए मैं सदन की तरफ से कहना चाहूंगा कि शील, विनय, आदर्श, सभ्यता तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है? और मैं यह भी बताना चाहता हूं सर, मैं जेन जी से भी कहना चाहता हूं कि आपने एक गाना सुना होगा, यही उम्र है कर ले तू गलती से मिस्टेक। तो मैं बच्चों से बताना चाहता हूं, ये पानी की बोतल 10 रुपए की आती है, मगर इंस्टाग्राम फ्री, फेसबुक फ्री, व्हाट्सएप फ्री, ट्विटर फ्री, ये फ्री क्यों दिया जा रहा है भाई? जबकि वो सभ्यता क्या कहती है, देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, इफ देयर इज अ फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। तो मैं समझना चाहता हूं वो फ्री आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपके दिमागों को कैप्चर किया जा सके। इसलिए मैं पुनः 1997 की एक मूवी है यस बॉस, जो शाहरुख खान और जूही चावला थे, तो वो अपने बॉस को सोचती है कि वो मेरे लिए अच्छा कर रहा है, मगर वो उनको ट्रैप में फंसा रहा था। तो एक गाना था, बड़े टेढ़े मेढ़े दुनिया के रास्ते, खतरे ही खतरे हैं तेरे वास्ते। तो मुझे लगता है कि जेन जी को इस विषय के ऊपर समझना चाहिए। और मैं यह भी कहना चाहता हूं युवाओं से, याद रखिए योग, भोग, संग्राम तीनों जवानी के काम। और याद रखिए 80% लोग भोग में और 20% लोग संग्राम में पड़े हुए हैं। बहुत संभल कर आगे कदम बढ़ाना होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जब छात्रों के आंदोलन में कुछ ऐसे अवांछित तत्व आ गए थे, और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, 23 जुलाई को 9:30 पे सोनम वांगचुक जी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे बहुत पेन है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए। बच्चों से कहूंगा सावधान रहिए, ये बड़े खतरनाक एलिमेंट हैं। ये अवसरवादी, अराजकतावादी हर आंदोलन में चले जाते हैं, सीए में भी चले जाते हैं, किसान में भी चले जाते हैं, कुछ पहलवान में भी चले जाते हैं, आज बच्चों में भी। तो ये वो मुखौटा है जो कभी मुसलमान के पीछे छुपता है, कभी किसान के पीछे छुपता है, कभी पहलवान के पीछे छुपता है, आज नौजवान के पीछे छुपा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा बच्चों से कि देखिए वो जो बच्चे हैं वो तो भटके हुए नौजवान हैं। सर
बच्चे तो भटके हुए नौजवान हैं, मगर सत्ता के लालच में पक्की दाढ़ी वाला एक लटका हुआ नौजवान भी है, उससे उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और मैं सर बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। सर, प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने यह ध्यान रखा, हिंदी में एक कहावत है कि गेहूं के साथ घुन न पिसने पाए। हमने ध्यान रखा कि उन अपराधी तत्वों के बीच में बच्चों के साथ किसी प्रकार का वो ना होने पाए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, हमारा उद्देश्य है संवेदना, संवाद के साथ समाधान खोजना, इनका है दुष्प्रचार, अराजकता के साथ घमासान मचाना। और बस अंतिम पंक्ति कह के समाप्त करता हूं। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने जिन विपरीत परिस्थितियों में निकाला है कि वो पुराना गीत हम सबने सुना होगा, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हर एक कदम उठाना जरा देखभाल के। और अंत में कहना चाहूंगा बच्चों से यह भी कि हां, हो सकता है कुछ कष्ट आपको हुआ हो, मगर हम उन लोगों में से नहीं हैं जो माननीय राम गोपाल जी कहते थे, कार सेवक चढ़ तो गए थे मगर चिपक गए, साथ साथ के गोलियां मारी गई थी, कनपट्टी पर सटा के गोलियां मारी गई थी। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं सर, अंत में प्रधानमंत्री जी की तरफ से बच्चों के लिए और युवा पीढ़ी के लिए कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई।